कुमार जी से आग्रह है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री बिहार। बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह जी, सुविख्यात भूगोलवेत्ता प्रोफेसर आभा लक्ष्मी सिंह जी, मगध विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर के.एन. पासवान जी, एसोसिएशन ऑफ जियोग्राफर्स बिहार एंड झारखंड के अध्यक्ष प्रोफेसर टुनटुन झा जी, पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एल.एन. राम जी, जो एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक भी हैं, एन कॉलेज पटना के प्राचार्य प्रोफेसर एस.पी. शाही जी, कार्यक्रम की संयोजक प्रोफेसर पूर्णिमा शेखर सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी विद्वान भूगोलवेत्तागण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले इस आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस 2 दिवसीय सम्मेलन में आप सब विभिन्न विषयों पर चर्चा करने वाले हैं और जैसा मुझे अपने पूर्व वक्ताओं की बात से एहसास हुआ है कि आप अर्बनाइजेशन पर काफी चर्चा करने वाले हैं। मैं समझता हूं भूगोलवेत्ताओं को सिर्फ अर्बनाइजेशन पर नहीं सोचना चाहिए। ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर ज्यादा सोचना चाहिए। अर्बनाइजेशन तो एक छोटा सा हिस्सा है और मैं नहीं समझता हूं कि अर्बनाइजेशन से ही पृथ्वी का भविष्य ठीक होगा। वह भी है, लोग एक जगह फंस जाते हैं, कुछ शहरें जैसा हमारे मुख्य सचिव जी ने बताया है। अब पूरे देश में प्लांट सिटी एक टाटा के लोगों ने जमशेदपुर बनाया, कोई स्टील प्लांट लग जाता है तो वहां के कुछ शहर बन जाते हैं, लेकिन जरा उसके बाद भी जाकर देख लीजिए उन शहरों की हालत, उन शहरों के बाहर क्या फंस जाता है। जब मैं पहली बार जमशेदपुर गया था, बहुत ही आयु हमारी कम थी, छात्र जीवन में, और उसके बाद भी जाने का मौका मिला तो हमको तो पूरे जमशेदपुर में जाकर देखने का मौका नहीं मिला। लेकिन बाद में एक बार गया तो मैंने सोचा कि भाई पूरा जमशेदपुर को जरा देखें। तो जब जमशेदपुर जो प्लांट सिटी था वो तो बहुत सुंदर लगा। 20 किलोमीटर तक की यात्रा हम जो रात में किसी के सहयोग से चले गए तो दिखाने के लिए हमने कहा जरा हम देखना चाहते हैं कैसा ये शहर है, किस तरह की प्लानिंग है। बहुत पहले की बात, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब उसी जमशेदपुर के चारों तरफ क्या स्थिति, बोकारो स्टील सिटी बनी, अंदर तो ठीक है, लेकिन अंदर भी हालात बहुत ठीक अब नहीं है। वो अंदर जो है उस पर भी कितने लोग उसमें बस गए हैं, सेटल कर गए हैं, और बाहर की हालत देख लीजिए। तो ये जो अर्बनाइजेशन है अपने देश में, अब मुंबई अब तो सबसे बड़ा शहर है, हमारी वित्तीय राजधानी, आर्थिक राजधानी है मुंबई देश। अब वहां क्या हाल है, एयरपोर्ट के बगल में क्या स्थिति, और वहां न जाने कितनी स्कीमें चलती हैं कि भाई जो लोग भी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं उसको किस तरह से सेटल किया जाए। सब चीजों के बाद स्थिति का समाधान तो मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा। एक जमाने में मुंबई को लोग आदर्श मानते थे, शायद जब भारत आजाद हुआ उसके बाद चीन आया तो चीन के लोगों को लगता था कि भाई मुंबई जैसा शहर बनाएंगे, लेकिन आज मुंबई से चीन के शहरों की तुलना कर लीजिए। लेकिन अब अर्बनाइजेशन में भी प्लांट सिटी भी बन जाए
तो उसके बाद किस किस तरह की समस्या आ रही। मैं चीन गया हुआ था, तो हमने देखा कि पक्षी तो दिख ही नहीं रही। कम से कम मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि पटना में चाहे जितनी आलोचना पटना की कर ली, मैं तो दावा ही नहीं करता हूं कि पटना कोई शहर है, मैं तो समझता हूं बहुत बड़ा गांव। लेकिन जरा तो सुबह सुबह जो पक्षियों की आवाज सुनने का मौका मिलता है तो कितना मन को प्रसन्नता होती है। हम जब गए हुए थे चाइना के कई शहरों में गए, बीजिंग में ठहरे हुए थे, तो हम बिल्कुल सुबह उठ करके उत्सुक थे कि जरा एक आध पक्षी तो दिख जाए, पक्षियां नहीं दिख रही। तो आप सब लोग तो बैठे हुए, मैं समझता हूं कि सब भूगोलवेत्ता हैं, तो इन सब चीजों पर बात करिए जो पृथ्वी है। और हम लोगों को होता है कि हम जो मनुष्य हैं, हमारा ही बस पृथ्वी पर अधिकार है और किसी का है नहीं। इतना बड़ा भ्रम है, उसके चलते तो सब चीज विनष्ट होगा। अब जो भी आप लोग साइंटिस्ट सोच रहे होंगे कि कितने सौ साल के बाद होगा, मैं तो जो हालात देख रहा हूं मुझको तो लग रहा है बहुत दिन नहीं इसके विनष्ट होने, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जब ठीक कहा इन्होंने, प्रकृति के नियम से प्रतिकूल हम जितनी तेजी से बहुत चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम है। अब हम लोग तो उस समय से चल रहे हैं जबकि फोन भी नहीं ठीक से लगता, लैंडलाइन होता था, तो लैंडलाइन में जब एमएलए थे तो लैंडलाइन था हम लोगों को मिला हुआ। अब उस लैंडलाइन से कहीं फोन करना चाहते तो बड़ी दिक्कत होती थी। कोई जरूरी है कि सबका फोन लग ही जाए, अगर दिल्ली लगाना हो तो घंटों लगाते रहना पड़ता था। ये बड़ा अच्छा हो गया, अब लैंडलाइन पर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा, सब मोबाइल पर चले गए। बिहार की आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन 6 करोड़ से ज्यादा मोबाइल बिहार के लोगों में, बिहार में। अब ये जो मोबाइल है और उसमें भी देख लीजिए तो व्हाट्सएप है, तो तरह तरह की चीजें आ गई। अब लिखा हुआ है कि वॉइस कॉल करिएगा कि वीडियो कॉल करिए। आप यहाँ बैठे और अमेरिका में आपका कोई रह रहा है, उसके साथ आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, बड़ा आनंदित होता है मन, बड़ा अच्छा। हम देख रहे हैं अपने परिवार के आदमी को देख रहे हैं, अपने दोस्त को देख रहे हैं, बिल्कुल हंस रहा मुस्कुरा रहा, आपस में बातचीत करें, कितनी प्रसन्नता होती है। लेकिन जरा कल्पना करिए तो ये सब काम जो हो रहा है, इससे जो हमारा अर्थ है और जो प्रकृति है उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है। तो हम लोग जिस तरह से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये मत भूलिए कि हम लोग आनंद में तो जरूर है, आराम में तो जरूर है। अब गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी समारोह चल रहा है, तो हम गांधी जी को बिना कोट किए हुए नहीं बात अपनी पूरी कर सकते। अब गांधी जी ने क्या कहा कि भाई ये जो पृथ्वी है ये हमारी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन लालच को नहीं। भाई हम खुद भी देखें, 1996 तक जब मैं पटना शहर में रहता था तो एयर कंडीशन कमरा नहीं था। अब आज देखिए तो कहीं कहीं जा रहे हैं, बिजली गांव तक पहुंचा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि गांव में भी फ्रिज है, तो गांव में भी टेलीविजन तो लग ही गया है, लेकिन उसके अलावा जरा देखिए तो जगह जगह एसी भी लग गया। अब कल्पना तो करिए कि बिजली की इतनी जरूरत जो बढ़ती चली जा रही है, और अभी हम लोग मान रहे हैं कि डीजल की तुलना में पेट्रोल पर्यावरण के लिए ठीक है। अभी बिजली ठीक है तो बिजली बंद कैसे रही है? ज्यादातर बिजली तो बन रही है, कोई हाइडल पावर तो ज्यादा है नहीं, न सोलर एनर्जी उतना ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा थर्मल पावर प्लांट लग रहे हैं। तो थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए कोयला कहां से निकाल रहे हैं? ये धरती को खोद के निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए पर्यावरण के साथ क्या छेड़छाड़ कर रहे हैं, कितना पेड़ काट रहे हैं। और तीसरी बात, एक तो ये एक दिमाग सबको बनाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि देखिए सिर्फ एकेडमिक बहस से कुछ नहीं होने वाला, हम लोगों को सचमुच उसके बारे में सोचना पड़ेगा और उसी के अनुरूप अपने आप को ढालना पड़ेगा, वरना इसकी कोई गुंजाइश नहीं है जितनी देर बात करें। अब आदमी का स्वभाव देख लेता है, भाई मेरा तो मुख्यमंत्री आवास है, सब इंतजाम रखता है, मुख्यमंत्री का आवास है, कोई मेरा निजी आवास तो है बिहार के मुख्यमंत्री का आवास, हम उसमें पेड़ वेड़ और खूब लगवाएं,
रोज टहलते हैं। और जब टहलते रहते हैं तो साफ सफाई में जो भी आदमी काम करता होगा या कुछ फूल पत्ती वाला काम देखता होगा, जब देखे तो देखते हैं कि जो आजकल तो बोतल में ही लोग पानी पीते हैं, जो सब रखा हुआ है यहाँ। अब इसी तरह से बोतल का पानी पी करके कोई फेंके होगा। यानी हालत ये है, मनुष्य का स्वभाव यह है कि आप किसी चीज को यूज कर रहे हैं, इसके बाद उसका जो कचरा है उसको आप कहीं डाल दे रहे हैं। इसे बहुत बड़े सोशल कैंपेन की जरूरत, अवेयरनेस की जरूरत कि हम गंदा न करें। बिहार की बात करें तो आपका तो ननिहाल ही है यहाँ, मालूम होगा आपको कि छठ होता है यहाँ, सूर्य भगवान की पूजा होती है और बड़ी अच्छी बात है। देखिए प्रकृति की पूजा है और बिहार में लोक आस्था का पर्व, प्रकृति की पूजा। सूर्य के इर्द गिर्द तो धरती घूम रही है और नेचर ने क्या बनाया, धरती घूम रही है, हम लोगों को पता चल रहा है कि घूम रही है। वो आदमी का शरीर, जीव जंतुओं की ऐसी बनावट नेचर ने की है, ये पृथ्वी घूम रही है लेकिन आपको एहसास नहीं हो रहा। यानी आपके शरीर में इतनी शक्ति है जो घूम रहा है, तो उसको रेजिस्ट करिएगा या उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो नेचर ने तो बड़ा ख्याल रखा, कुदरत ने तो बड़ा ख्याल रखा। हमको आपको जन्म दिया, जीव जंतुओं को जन्म दिया, तो सब में बहुत सारे गुण दिए कि आप इस चीज को देख सकिए। तो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, पूरी पृथ्वी घूम रही है और उसी पर हम लोग निवास कर रहे हैं। उसी सूर्य भक्त की पूजा होती है छठ। जरा पता कर लीजिए, पटना हो या कोई गांव हो या कोई शहर हो, कोई कस्बा हो, जरा पता कर लीजिए छठ के समय कितना साफ रहता है। एक कागज का टुकड़ा आपको रास्ते में नहीं मिलेगा। अभी तो पान खाया, यही फेंक दिया, कुछ भी हो थूक फेंक दिया। हम तो आपको बता रहे, अनेमार की बात बता रहे हैं। इस बोतल्स को हटाते हैं, हमें किनारे में रख देते हैं, धीरे धीरे असर पड़े कि कोई इस तरह से फेंक न दे। अंदर काम करने वाला, और हम सवेरे टहलते हैं तब हमको पता चलता है। लेकिन छठ के दिन देखिए तो कहीं भी एक कचरा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कब तक? 2 दिन। 2 दिन जब उगते सूरज का अंत हो गया, इसके बाद छठ पर्व खत्म हो गया, तो फिर रास्ते भर कचरा फेंकते हुए आपकी चला जाएगा। यह है मानसिकता। इससे तो उबरना पड़ेगा कि हम साफ तो रखें, सफाई तो करें। और यही फर्क है। हर किसी को अपने घर का सब कचरा बाहर सड़क पर फेंक देता है। आप जरा देख लीजिए कितना आदमी दर दुकान जो खोले हुए, जरा देख लीजिए, झाड़ू लगाता है, कचरा कहाँ फेंकता है। सब अपना अपना कचरा अपने घर के बाहर फेंक देता है और लौट करके फिर उसी के यहाँ चला जाता है। ये मानसिकता भी है। योजना तो होनी ही चाहिए, और एक बात जान लीजिए, जो बेसिक नीड है लोगों का, मैं नहीं जानता हूं जो कुछ भी योजनाएं केंद्र की हैं, राज्य को भी पैसा लगाना, हम लोग लगाते हैं कि चलिए कुछ भी तो बन जाए। लेकिन जहां तक सवाल है हम लोगों की सोच का, तो जिसका जिक्र संक्षेप में मुख्य सचिव जी ने कर दिया, हम लोग का साथ निश्चित, हमने बहुत सड़क के लिए काम किया, पुल पुलिया बिजली सब के लिए काम किया। लेकिन एक चीज जो हमारा एहसास है, विधायक से लेकर सांसद तक जो हमने गांव को देखा, हम तो रूरल एरिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, छोटे छोटे शहर उसमें है जरूर, और बहुत ही टाल का क्षेत्र, 4 महीना पानी में डूबा रहने वाला क्षेत्र, उसका हम प्रतिनिधित्व करते रहे, इसलिए हम सब चीज को देखते रहे। तो उस हिसाब से जो मेरे मन में इस बात का एहसास हुआ, या कहीं भी जाइए तो कोई एमएलए एमपी से कहीं भी गांव में जाइए तो लोग क्या करता है कि अरे भाई गांव की गली बनवा दीजिए, नाला बनवा दीजिए। पहले तो कुआं था, अब तो आजकल कुआं लोग भूल गए हैं, चापाकल आ गया। अब चापाकल के बाद जब नल का पानी होने लगा तो सबका एस्पिरेशन हुआ कि हमको भी नल का पानी मिले, शुद्ध पेयजल मिले। तो इन सब चीजों की लोग चाहत रहे। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि पूरे बिहार में, गांव हो या शहर, हर घर में नल का जल उपलब्ध कराएंगे। नंबर 1, नंबर 2,
हर घर में बिजली की कनेक्टिविटी देंगे, हर घर जहां भी बना हुआ वहां से पक्के गली का और नाली का निर्माण करेंगे। और जो ग्रामीण इलाकों में जो गांव हैं, 250 की आबादी तक के गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने की हमारी योजना बनी थी। पहले 1000 तक, बाद में 500 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और उसके नीचे वाला मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क। लेकिन इसके बाद भी कुछ को लगा कि भाई गांव को तो हम लोग सड़क से जोड़ देते हैं, लेकिन बैसाख महीने में गर्मी के पीक सीजन में भी गांव के अंदर कीचड़ रहता है। उसका कारण क्या है? आने जाने का रास्ता का पक्कीकरण नहीं हुआ। तो उसका पक्कीकरण हो जाए तो लोग चले जाएंगे। और इसके अलावा यह भी देखा गया कि भाई गांव है, गांव की पहचान है, हैबिटेशन की एक पहचान है, एक नाम, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे हैबिटेशन और होते हैं जिसका अलग कोई अपना नाम नहीं, टोला कहा जाता है। तो गांव को तो पक्की सड़क से जोड़ दिया, उस टोला में जाने के लिए लोगों को फिर भारी झंझट होती। तो हम लोगों ने तय किया कि ऐसे सभी टोलों कि हम पक्की सड़क से जोड़ देंगे और उस पर काम कर रहे हैं। ऐसे करीब 5000 हैबिटेशन हमको निकले जो बड़े गांव के अंग हैं। लोगों को इस बात का एहसास नहीं था कि हम गांव को पक्की सड़क से जोड़ दिया, लेकिन वो टोला नहीं जुड़ा हुआ। तो यह भी काम, और गांव हो या शहर, दोनों के लिए काम। और हम लोगों ने तय किया, सब लोग एकेडमिशियन है, विशेषज्ञ है, थोड़ा कुछ व्यावहारिक चीज जो हम लोग कर रहे हैं उसका भी एहसास रखिए, और इसको हम लोग डिसेंट्रलाइज तरीके से लागू कर रहे हैं। गांधी जी जो सिखा कर गए हैं विकेंद्रित तरीके से, उससे कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के स्तर पर, वार्ड वाइज, शहरों में भी नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, 3 तरह का यहाँ हमारा नगर निकाय होता है। तो उन जगहों पर भी उसी प्रकार से इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए लोगों के सहयोग। और 2 तरह का है हमारा इलाका। कुछ जगह पर है जहां पानी में क्वालिटी की समस्या है, कहीं आर्सेनिक की समस्या है, कहीं फ्लोराइड की समस्या है, कहीं आयरन की समस्या है। उन जगहों पर शुद्ध पेयजल देने के लिए उससे मुक्ति चाहना होगा। वो आर्सेनिक का है या फ्लोराइड का है, उससे छुटकारा पाने के लिए थोड़ा कई गांवों को मिलाकर एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो वो तो डिसेंट्रलाइज तरीके से संभव नहीं है। वो तो एक समूह में जितने गांव से पीड़ित हैं उनके लिए अलग योजना। और फिर आप चले जाइए पूर्वी क्षेत्र में, बेगूसराय से आगे बढ़िएगा, खगड़िया के पास से जाइएगा, वहां से लेकर के पूरा बिहार का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, यानी पूरा का पूरा कोसी कमिश्नरी, पूरा का पूरा पूर्णिया कमिश्नरी, ये सब आयरन से प्रभावित, तो मुक्त जल मिले। और बाकी जहां गुणवत्ता का प्रश्न नहीं है, क्वालिटी का प्रश्न नहीं, वहां डिसेंट्रलाइज तरीके से चलते। और ये काम शुरू हो गया। इतनी प्रसन्नता होती है जब नल का पानी लोगों को पीने के लिए मिलने लगता है, तो बड़ी खुशी होती है। तो ये सब हम लोगों का कंसेप्ट है। अब पहले क्या होता था, लोगों की सोच भी जानी, लोग समझते थे जल मीनार, वाटर टावर बन गया, बड़ा खुश होता था कि जल मीनार बन गया और हमारे नल का पानी आए। तो मैंने इंजीनियर से पूछा, ये जो वाटर टावर बनाते हो, जल मीनार बनाते हो, उसकी सफाई कितने दिनों में करते हो? और ये जल मीनार जो बनाते हो उसकी क्या उपयोगिता है ग्रामीण अंचल में? शहरों में जरूरी है, बहुमंजिली इमारतें हैं तो उसके लिए जल मीनार आपने दिया, एक हाइट पर पानी गया, वहां से सप्लाई होगा, तो फिर कम से कम उसको कुछ थोड़े हाइट तक डायरेक्ट आपका पाइपलाइन से पानी पहुंच जाएगा, नेचुरल जो प्रेशर है उसको। लेकिन गांव देहात में 1 मंजिला है, शायद ही कोई 2 मंजिला है, तो वहां का पानी जाए इसके लिए कहाँ होता है, उसकी क्या जरूरत है? और हमने जब पूछा इंजीनियरों से कि ये बताइए कि जल मीनार जो बनाते हैं तो इसमें टोटल जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका कितना % लगता है? तो कुछ देर लोग चुप रहे, फिर हमसे बोले कि सर 35 से 40%। तो आप जरा बताइए, 35 से 40% जल मीनार बनने में लगता है, और जिसकी सफाई के बारे में कोई सोच नहीं, कुछ हो जाए, कोई गंदगी उसमें आ जाए, अब तो पानी आप जो दीजिएगा वही गंदा पानी तो पिएंगे। इसलिए एक विधायक के रूप में मेरा अनुभव था, एमएलए क्लब में हम रहते थे, 85 की बात, और जो पानी का सप्लाई था वो इतना धीमा था कि सवेरे स्नान करने के लिए
कोई 15 लीटर के बाल्टी को भरने के लिए कम से कम 15 मिनट लगता था। नल पहले बने थे तब की बात है। उसके कुछ ही दिन के बाद वहां पर एक और दूसरा पंपिंग सेट लगा दिया गया, लेकिन बिना वाटर टावर के, और पानी का इतना प्रेशर फसला था। पहली मंजिल पर 2 मंजिला एमएलए क्लब का मकान, और सवेरे नहाने चले जाइए तो अच्छा, वो तो नीचे का पानी है, सुबह जाड़े के दिन में भी बड़ा अच्छा रहता है, गर्म रहता है। तो हमने ये उदाहरण दिया कि भाई पटना शहर में और एमएलए क्लब एरिया, जिसको आप कहिएगा इंपॉर्टेंट एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया मत करिए, लेकिन इंपॉर्टेंट एरिया तो है जहां एमएलए लोग रहते हैं, वहां पर तो बिना वाटर टावर के पानी का सप्लाई होता था। तो गांव देहात में जो वाटर टावर बना था, वाटर टावर को क्या कहिए, स्टेटस सिंबल हो गया। बहुत लोगों को दिखता था अरे हमारे गांव में वाटर टावर लग गया, बड़ा भारी चीज है, वाटर टावर लग गया, उसको कोई साफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका कोई मेंटेनेंस है या नहीं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, मैंने ऐसे ही आपको कुछ बातें बता दी। ये सारी चीजें मानसिकता की, और अब पूरा हमारे यहाँ काम शुरू हो गया। पक्की गली नाली का निर्माण, अब नाली का अलग अलग जगह पर हो रहा है सिस्टम, आप लोगों को भी बता दें। सब बात करिएगा तो पूछिएगा भी, कभी कभी चलिए फुर्सत है तो हम कहेंगे। श्रीमती पूर्णिमा शेखर सिंह जी को भी, अरे भाई आपके पति के हाथ में तो पूरा राजकाज है, इनको को एक आध जगह ले जाइए पटना जिले में ही, जहाँ नीचे काम चल रहा है, गली नाली का, इसका कोई ज्यादा दूर नहीं होगा। अगर समय हो तो, कुछ रुचि हो तो ले जा करके दिखला दीजिए जहाँ काम हो रहा है। लोग जान भी तो लगे काम कैसे हो रहा है। देखिए कुछ बातें ऐसी होती है, हम काम करते हैं, उसको ज्यादा हम उसके बारे में बहुत प्रचारित नहीं, लोगों के बीच में जाकर के इंटरेक्ट करते हैं, उसका फायदा लोगों को मिल जाए, सबसे बड़ी चीज है। शुद्ध पेयजल मिल जाए, बैसाख में भी जो कीचड़ में जाना पड़ता है गांव में न जाना पड़े, तो फिर क्या चाहिए। हर घर में बिजली का कनेक्शन हो गया, घर से निकलिए तो पक्के रास्ते से निकलिए, पीने का पानी मिल गया। अब ड्रेनेज का जो है, नाली का जो कर रहे हैं, तो अलग अलग तरह से अलग अलग हो रहा है, अलग अलग तरह से। कहीं कोई बड़ा गांव है तो फिर वो पानी निकल जाए समूचा, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो सीचेवाल साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है पंजाब में। यहाँ प्रकाश पर्व में आए हुए थे हमारे पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग हैं, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं, इनसे मिलिए। हमने कहा जरूर बुलाइए, और उनकी बात सुनी। हम सारे अधिकारियों को लेकर गए, वहां देखा कि भाई गांव में जो पानी निकल रहा है, ड्रेनेज का पानी और सीवेज का पानी, उसको एक पोखर नुमा में वहां हो गया, उससे 3 कुआं होते हुए 3 बार में वो शुद्ध हो गया बिना कोई मशीन, और उस पानी को लिफ्ट करके इरिगेशन में इस्तेमाल कर। आपको मैं बता दूं कि मैंने पटना शहर हो या कोई बड़ा शहर हो, जहाँ लोग आप चर्चा कीजिए स्मार्ट सिटी और कोई तरह की चीज पर, सब आप लोग स्मार्ट लोग भी बैठे हुए, तो ये जो चर्चा आप करिएगा तो इसका जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी फिर तुरंत में जाएगा नदी में। मेरी चिंता का विषय है सीवेज ट्रीटेड वाटर की नदी में क्यों जाएगा। और अब बिहार और झारखंड के लोग बैठे हो, ऑलमोस्ट समूचा देखिए तो इसका ज्यादा बड़ा हिस्सा है गंगा रिवर बेसिन का हिस्सा। अल्टीमेटली सब पानी गंगा की धार में जाती है, और गंगा की धार देकर में अविरलता में कमी आती जा रही है, और उसमें गंदगी बढ़ती चली जा रही है। तो हमने एक निर्णय अपने स्तर पर, राज्य सरकार के स्तर पर लिया है कि सीवेज ट्रीटेड पानी भी नदी में नहीं बहाया जाएगा, और उस पानी को और फर्दर ट्रीट करके इरिगेशन के लिए काम में लाया जाएगा। हमारा कृषि रोड मैप 5 साल का जो तैयार हुआ, उसमें हम लोगों ने कह दिया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, और वो पानी जाएगा, उसको और ट्रीट करके उस पानी को इरिगेशन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और कई चीजें होंगी, उस पर खैर बोलने में ज्यादा वक्त लग जाएगा, आपको इतना बताएं जो यहाँ काम कर रहे हैं। अब पटना शहर में तो कुछ कचरा जरूर दिखाई पड़ा होगा, आज जाम नहीं होगा, जरा बताइए तो। आज बताइए कितनी गाड़ी लोग खरीद चुके। भाई पटना का असली सवारी तो रिक्शा,
हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, उसके बाद भी रिक्शा पर ही चलते थे। एमएलए थे तब भी रिक्शा ही पर चलते थे। आज देखिए क्या हालत हो गया, कितनी गाड़ियां लोगों के पास हो गई। आज तो संडे है, कोई दिक्कत नहीं है, उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिन में हमको कोई शहर में आमंत्रित करता है, साहब हम बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं कि भाई हमारा जब गुजरेगा काफिला तो लोगों को कितना कष्ट होता होगा। गाड़ी को रोक देते हैं, उसके बाद फिर जाम लगता होगा। कभी कभी किसी को टाइम दिए रहते हैं और हम वेट करते हैं कि भाई 15 मिनट लेट हो गया, आए क्यों नहीं, तक आप ही का काफिला गुजरा, उसी के जाम में फंसे। वो जाने की इच्छा नहीं करती है। भक्तों को खराब लगता है कि मेरी बात को नहीं मानते, लेकिन लोगों को हम क्या बताएं, ये समझने को तैयार नहीं होते हैं कि भाई अगर हमारा काफिला जाएगा तो लोगों को कितना कष्ट होगा। पहले से कष्ट है, लेकिन कष्ट को कम करने के लिए भी, ट्रैफिक को ठीक करने के लिए भी जो करना है, सड़कों का चौड़ीकरण हो या फ्लाईओवर्स हो, ये सब भी काफी बनाए गए। अब पटना में आप पहले कभी आए हैं कि नहीं आए हैं, और कंकड़बाग गए हैं कि नहीं गए? अगर कंकड़बाग के एरिया से एक बार कोई निकल गया तो फिर वो कल्पना नहीं कर सकता था कि शाम उनके पहले लौट सकते। अब आज जाइए तो कितना आराम से, जितना बार आना है उतना बार इधर आइए, इधर से उधर जाइए, उधर से इधर आइए। तो कई तरह की सुविधाएं हुई हैं, लेकिन बगैर जन सहयोग के आप कुछ भी बना दीजिए। तो साथ साथ ठोस कचरा प्रबंधन से लेकर के एक एक काम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सब हो रहा है, लेकिन जब तक लोग खुद भी नहीं समझेंगे कि भाई हमको कचरा इस तरह से नहीं फेंकना चाहिए। अब गांधी जी आए थे चंपारण सत्याग्रह में, तो जो उन्होंने वर्णन किया वहां के गांव में किस तरह से लोगों को स्वच्छता के बारे में कोई एहसास ही नहीं था, शिक्षा के बारे में एहसास नहीं था, स्वास्थ्य के बारे में एहसास नहीं था। तो इन सब चीजों पर काम किया। सिर्फ निरहो के अत्याचार के खिलाफ लोगों का नहीं सुने, या सुनते सुनते ऐसी स्थिति आई कि अंग्रेजों को कानून बनाना पड़ा और उनकी कठिनाई को दूर करना पड़ा। लेकिन साथ साथ गांधी जी महीनों रहे और गांव में जाकर के उन्होंने पहला स्कूल जो बनाया, वहां जाने का मौका मुझको मिला। इतनी प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने उस समय सिखाया लोगों को, 100 साल पहले वे गंगा बचे, सफाई पर ध्यान दो, स्वच्छता पर ध्यान दो। 100 साल बीत गया ना, अभी भी कितनी मानसिकता है। इसलिए भूगोल वेत्तागण आप मुझसे आग्रह करेंगे कि इसको सिर्फ प्रोजेक्ट पर मत रखें। एनवायरमेंट, पर्यावरण, और दूसरी चीज है सामाजिक जागरूकता। ये दोनों चीज नहीं होगा, पर्यावरण के प्रति कॉन्सियसनेस कहां नहीं है। कॉन्सियसनेस हम तो बराबर का त्योहार, अभी जैसी बाढ़ आई है 90 साल की आयु वाले लोगों में भी नहीं देखा था वहां। क्या कारण? भ्रम है कि कुदरत को हम नियंत्रित कर लेंगे, यह असंभव है। इसलिए कोई भी काम करिए तो कुदरत की महत्ता को समझते हुए, उसकी ताकत को समझते हुए अपनी जरूरत के हिसाब से काम कीजिए, और नतीजा होता है कि रोज आप स्ट्रक्चर में चेंज लाइए। लेकिन जो मन का भ्रम है, और पर्यावरण के साथ नल खोल देगा, पानी गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, पानी ऐसे बर्बाद हो रहा है। तो कुछ चीजों के लिए जागृति, तो यह भी हम लोग करते हैं। अगर हर घर बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं तो साथ साथ यह भी बताते हैं कि अकारण बिजली मत जलाइए, बत्ती मत जलाइए। ये करना पड़ेगा। अगर नल का जल उपलब्ध करा रहे हैं तो ये कहना पड़ेगा कि वे मतलब का नल का को खोल कर मत रखिए। ये साथ साथ सब चीजों को, तभी तो पूरे भूगोल के बारे में, जो पृथ्वी है और जो हिस्सा आपके पास है जहां हम और आप रह रहे हैं, वह सुरक्षित रहे। और जब वो सुरक्षित रहेगा तभी खुद सुरक्षित रहिएगा। वरना जितनी बात कर लीजिए, करते रहिए, लेकिन मेरी तो समझ से बिल्कुल सुरक्षा पर और कुदरत के साथ जो लोग कन्फ्रंट कर रहे हैं, प्रकृति के साथ और पर्यावरण के साथ जो भयंकर छेड़छाड़ हो रही है, एहसास ही नहीं है। सबसे बड़ी बात,
समझने को तैयार नहीं क्या है एनवायरमेंट, क्या है पर्यावरण। छोटी छोटी कमाई के लिए लोग पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अब डीजल का गाड़ी चल रहा है, किरासन तेल मिला देते। अभी तो आए थे हमारे मंत्री जी पेट्रोलियम के, हमने कहा हम अपनी तरफ से किरासन तेल को कम करेंगे। जब हम बिजली दे ही रहे हैं और एलपीजी का कनेक्शन भी बहुत हद तक अब मिलने ही लगा है, ज्यादा बहुत लोगों तक पहुंच रहा है, तो इसकी क्या जरूरत है बताइए। यूज नहीं हो रहा, कहीं से कलेक्ट कर लिया और फिर मिला दिया, तो उससे पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचता है। पटना में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग किसी इंडिकेटर पर देखते तो बड़ी चिंता होती। तो ये जो स्वभाव है वो सिर्फ कानून से नहीं ठीक होगा। आत्मचिंतन का दौर चलाइए और उससे ही एक एक चीज, हम तो समझते हैं भूगोलवेत्ता लोग तो कुछ ऐसी बात कहें कि लोगों के बीच में संदेश जाए कि भाई क्या करना चाहिए। भूगोल के जानकार सब लोग इतनी बात करेंगे। और मैं आपको बताता हूं, हमारे तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में एक इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, सेंटर बना रहे हैं रिवर सिस्टम स्टडी। हमारे जितने रिवर सिस्टम्स हैं उस पर अध्ययन होता रहे। तो उसी तरह से अगर आप लोग यहाँ इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और एएन कॉलेज ने बहुत अच्छा काम किया, और एएन कॉलेज के ही पीजी डिपार्टमेंट के द्वारा आज इसको होस्ट किया गया है और इस तरह का आयोजन हुआ, तो आप लोग भी अगर चाहिएगा तो हम लोग सेंटर ऑफ जियोग्राफी भी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में खोलने का विचार कर सकते हैं, ताकि इसके सिलसिले में देश और दुनिया में जितनी बातें आ रही जियोग्राफी के, तो उसको एक ठीक ढंग से वहां न सिर्फ संकलित किया जाए बल्कि बड़े विद्वानों को जोड़ करके काम किया जाए, और उस दृष्टिकोण से जो डेवलपमेंट होना चाहिए। हम इन चीजों को इग्नोर करके डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ कुछ भी बना दीजिए, इससे नहीं होता। डेवलपमेंट का मतलब होता है उसकी जो पर्यावरण से संबंधित और सामाजिक जो उसका परिवेश है उसको भी लोग समझें। तो इन सभी विषयों पर चर्चा करनी चाहिए और कुल मिलाकर के तब हम समझेंगे अर्बनाइजेशन। अब बहुत लोगों को लगता है कि जितना अर्बनाइजेशन हो गया उतना अच्छा विकास हो गया, एक अपना सोच है। हमारे तो अभी 76% लोग, 76% आबादी अभी भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, और 88% आबादी अभी भी हमारे यहाँ गांव में रहते हैं। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? जो कृषि पर डिपेंडेंट न हो। तो बिहार में क्या अर्बनाइजेशन ऐसा होगा? अब हम लोगों के यहाँ कृषि उद्योग की क्या संभावना? लैंडलॉक्ड स्टेट है, कोई बड़ा उद्योग तो आ नहीं जाएगा। सर्विसेज सेक्टर में है, व्यापार है, यही सब है। कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो लगती नहीं है। हम लोग पिछले वर्षों से न जाने कितना इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी बनाकर लोगों को मदद करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कौन आए? लैंडलॉक्ड स्टेट में नहीं है। बहुत लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। लैंडलॉक्ड स्टेट में मुश्किल है, हम लोग जितना भी प्रयास करते हैं सब चीजों के बारे में। लेकिन इस परिस्थिति में जो कुछ भी यहाँ के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो हमारा कंसर्न है हम गंगा की निर्मलता के साथ अविरलता, और बिना अविरलता के निर्मलता के लिए कामयाब नहीं हो सकती। और इसको लेकर के हम लोग सारे लोग कंसर्न है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ जो अर्बनाइजेशन है, अगर कोई यूनिट लगेगा तो फूड प्रोसेसिंग से ही संबंधित ज्यादा लग सकता है। तो कई ऐसी चीजें, तो अर्बनाइजेशन हो, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंस कम हो लोगों का, कम लोगों का डिपेंडेंस होगा, तो स्वाभाविक है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर पर निर्भर रहेंगे उनकी आमदनी ऐसे भी बढ़ेगी। आज तो बहुत बड़ी आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो स्वाभाविक है जो एग्रीकल्चर का ग्रोथ हो रहा है उसको अगर एक व्यक्ति के ऊपर देखिएगा तो वो ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं दिखता है। लेकिन हम लोगों का जो एग्रीकल्चर रोड मैप है उसका लक्ष्य यही है किसान की आमदनी बढ़ाना। और किसान का मतलब वह नहीं जिसके पास खेत है, किसान का मतलब वह जो खेत में काम करता है, वही हमारी नजर में किसान है। तो उन सब लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन हो, हम लोग नहीं भी चाहेंगे तो भी बहुत लोगों की प्रवृत्ति होती है, बस जाते हैं। लेकिन इतना तय है कि अगर गांव में भी
हम अपने निश्चय के अंतर्गत जो बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और अगर रोजगार के साथ उपलब्ध होते तो फिर गांव में भी लोग संतुष्ट हैं, लेकिन शहर की ओर लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं। और हमारे बिहार के लोग तो भाई देश को कौन पूछे, दुनिया के कितने हिस्सों में चले गए। पूरा का पूरा मॉरिशस अगर आप देख लीजिए तो उसका मेजर हिस्सा हिंदुस्तानियों का 70% के करीब, और पूरे मॉरिशस की आबादी का 51% पॉपुलेशन तो बिहारी मूल का है। कल्पना करिए 200 साल पहले यहां से कैसे पहुंच गए होंगे, कितना कष्ट करके। मैंने यहाँ के लोगों का भी एक देखिएगा विचित्र स्वभाव है। कहीं भी चले जाइए भाई, चेन्नई में कोई हिंदी बोलता है, लेकिन आप चाहिए तो आजकल चेन्नई में भी मिल जाएगा बिहारी, तमिलनाडु में मिला, पहले लद्दाख तक मिल जाता था, मणिपुर में मिलता था, नॉर्थ ईस्ट में तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अब तो साउथ में भी पहुंच गया। पंजाब की खेती और बाकी जो छोटा कारोबार है सब तो बिहारियों के ऊपर निर्भर है। दिल्ली की क्या हालत हो गई है, बिना बिहारियों के ऊपर रहे तो कुछ उपाय है नहीं। 20% से ज्यादा आबादी पहुंच गई है और बिहारी एक दिन अगर काम बंद कर दे तो दिल्ली ठप हो जाएगा। ये हालत हो गई है। खूब जाते हैं बाहर, मन है ऐसा। तो जब बाहर भी जाते हैं तो गांव से निकल करके बगल वाले कस्बे में, शहर में नहीं जाएंगे, ये तो हम नहीं कर सकते। प्रवृत्ति है जाने की प्रवृत्ति, जहां रहते हैं वहां से बाहर जाकर के इच्छा होती है कि कुछ ज्यादा शायद बेहतर कमा सकते हैं। अर्बनाइजेशन तो बढ़ेगा धीरे धीरे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अर्बनाइजेशन ऐसा होना चाहिए कि प्लान हो। पटना के लिए और कई शहरों के लिए हम लोगों ने वही प्लान बनाया और उसी हिसाब से चलेगा, जिसमें बीच में इन्वायरमेंट की रक्षा और एग्रीकल्चर भी रहेगा। ऐसा नहीं होगा। लेकिन आजकल देख लीजिए ना भाई, कहीं भी अब आप सड़क बना दी, पता कर लीजिए क्या होगा। इंटीरियर इलाकों में भी अगर कोई उस रास्ते से गुजर करके कोई मेजर 2 लेन 4 लेन सड़क बनने वाली हो तो आप जरा पता कर लीजिए वहां क्या होने लगता है। जमीन की दाम की कीमत कहां चली जाती है, आप पहले ही से बसाने लगते हैं। अभी पटना के इधर इर्द गिर्द जो जरा बेहतर तक तो चले जाइए तो कोई जमीन मिलेगा। तो भी बात है, बीटा में हमको IIT बनाना था तो हम जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में थे। एक गांव का आदमी आकर के कहा कि साहब हम लोगों का खेत चोरी लेते हैं, जमीन चोरी लेते हैं। हमने कहा आप जमीन देने को तैयार है? कहा कि हाँ हमारा जमीन ले रहा है, बगल में फलाना जात का जमीन है, ले लिया, हम लोगों का ले ही रहा है, करे। तो तुरंत हमने बुलाया IDC वहीं थे, हमने कहा लोग जमीन देना चाहते हैं, लीजिए इनका। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमीशन से लिया तो गया भैया, लेकिन भारी थी। लोग शौक से आए, ऑफर किया जमीन, और उस जमीन का जब प्रोक्योरमेंट ये हुआ है, लिया गया है जमीन का अधिग्रहण, तो उसके बाद क्या संकट होता है। तरह तरह की बातें चारों तरफ देख लीजिए। अब उसके बीच में जब पता चल गया कि वहां तो ये सब बनने वाला है, तो रास्ते में सब जमीन खरीद लेगा और बिना किसी प्लानिंग के वहां पर बना लेगा। अब आप बताइए, खेत में बीच में आप मकान बना लिया, अब बीच खेत में मकान, देखो महोदय मकान बनाया तो बाद में दूसरा बनावेगा, फिर तीसरा बनावेगा। अब क्या कहते देखिए ना, हमारे आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं। ये जो मेंटालिटी है, मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं मीडिया वालों से क्या क्या इंटरप्रिटेशन करें, लेकिन ये जान लीजिए कि मेंटालिटी, अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसलिए ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना धरती के क्या होना है, हम सब लोग इसी धरती पर हैं। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप, हो सकता है इस बार का आपका सब्जेक्ट हो, लेकिन पूरे ज्योग्राफी के बारे में सोचिए तो हम सब लोगों को यह भी सोचना चाहिए किस प्रकार का शहर बने, किस तरह का शहर बने, क्या सुविधा होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं आग्रह करूंगा कि ज्योग्राफी के लोगों को जरा जन चेतना पर भी जोर देना चाहिए। ऐसा आप लोग भी कुछ लिखिए, कहानी बनाइए। आप लोगों का तो अनुभव हो तो कुछ कहानी बनाइए।
और लोगों तक हम लोग पहुंचा देंगे ताकि कुछ तो असर पड़ेगा कि कचरा बाहर नहीं फेंके, कुछ तो असर पड़ेगा कि ऐसे ही हम बिना सोचे समझे कोई काम न करें। तो यह भी साथ साथ बहुत जरूरी है। तो आपने बुलाया हमको, इस तरह के आयोजनों में जाते नहीं है, हमारे जाने का क्या मतलब? एक्सपर्ट लोगों का मीटिंग, हम लोग एक्सपर्ट है। अरे हम लोग तो ऐसे ही है, क्या एक्सपर्ट रहेंगे? एक्सपर्ट आप लोग हैं, सब एक्सपर्ट लोगों का हम लोग सुनते रहते हैं और हम लोगों को देखते रहते हैं, जनता में इंटरेक्ट करते हैं और समझ जाते हैं कि कहाँ पर क्या होगा और उसी हिसाब से कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए तो एक्सपर्ट्स लोगों के कॉन्फ्रेंस में एक्सपर्ट लोगों को ही बुलाना चाहिए। हम लोग जैसे आदमी को बुला कर क्यों वक्त पर बात करते हैं? लेकिन मामला ये था भाई, हमारे चीफ सेक्रेटरी इतना मेहनत करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो सोशल रिफॉर्म के इशूज है जिसमें वो इतना सहयोग और मेहनत करते हैं, चाहे शराबबंदी का सवाल हो और उसके लिए अगर 4 करोड़ लोग ह्यूमन चेन में शामिल हुए 21 जनवरी को, अगर अंजलि बाबू नहीं रहते तो कहां से ऑर्गेनाइज हो पाता? और फिर हमको दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ वैसा ही ह्यूमन चेन करना। तो जब पता चला कि उन्हीं की श्रीमती जी इसकी आयोजन करता है और तो मेरी पूरी शुभकामना है और आपका ये कामयाब हो। लेकिन अन्यथा न लेते हुए मेरा एक सुझाव है, पर्यावरण और मनुष्य का जो स्वभाव, इन दोनों चीजों पर भी जब भी कोई आप करिए तो भूगोलवेत्ता लोग उन चीजों पर भी ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात होगी। और एक चीज, बिहार और झारखंड तो एक ही था, आज अलग हुआ है और बिहार और झारखंड अपने अपने ट्रिप से आगे बढ़ रहा। जब झारखंड अलग हो रहा था तो बिहार के लोग रो रहे थे, झारखंड के लोग प्रसन्न थे। हमने घूम घूम करके बिहार के लोगों को कहा कि भाई रोते क्यों हैं? अरे आपके पास खान खदान नहीं है लेकिन इतिहास है। बोध गया यहाँ है, गया यहाँ है, राजगीर यहाँ है, वैशाली यहाँ है, सब कुछ यहाँ, विक्रमशिला यहाँ है, क्यों परेशान? हमारी धरती समतल है जिसका जिक्र आपने किया। धरती उपजाऊ है, लोग मेहनती हैं, हमारे युवा मेधावी, अपनी ताकत को पहचानिए। तब लेकिन यही 16-17 साल बीत गया और हमको नहीं लगता किसी को याद है कि झारखंड और बिहार एक था। भूल गया लोग कि झारखंड भी हमारे साथ है। और मैं नहीं जानता हूं झारखंड की क्या स्थिति। झारखंड के पास तो बहुत कुछ है, कुदरती देन है वहां, लेकिन ज्योग्राफी के मामले में अगर बिहार और झारखंड के लोग एक साथ बैठकर सोच रहे हैं तो जरूर मन को खुशी होती है कि चलिए एक ऐसा फोरम है जहां पर बिहार और झारखंड दोनों के लोग बैठकर सोचते हैं और इसको इसी तरह से बनाते हैं। खासियत झारखंड की भी एक खासियत क्या है, अगर पहाड़ और पेड़ वहां है तो नदी और जमीन समतल यहाँ, दोनों तो बड़ा अच्छा एक है, दोनों को इंटीग्रेट करके एक बड़ी चीज। लेकिन खैर वही लोगों का जो स्वभाव था, यहाँ वाले लोग जब झारखंड में जाते थे तो डॉक्टर और मास्टर नहीं रहना चाहते, लेकिन पुलिस का नौकरी वहां करना चाहता था, इंजीनियर वहां रहना चाहता था। तो हम जब एमएलए बने तो देखते थे हम लोग एरिया का इंजीनियर सब पैरवी कराता है कि भाई वहीं हमारा पोस्टिंग करा दें। ये सिपाही में जो रहता था उधर जाना चाहता है, जैसे इंजीनियर वहां जाना चाहता है, आप पुलिस वाला वहां जाना चाहता है, आप शिक्षक और डॉक्टर वहीं रहना चाहता है। तो उसी से हमको लग गया था कि चलने वाला नहीं, बहुत दिन नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी जो भी हुआ, जो होना था हुआ। लेकिन बिहार और झारखंड का जो संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है, वह अटूट है, वह नहीं होगा। देश के विकास में अलग अलग ढंग से विकसित होकर हम आगे बढ़े और देश के विकास में अपना योगदान करें, अच्छी बात है। लेकिन भूगोल के मामले में आप सब बैठ कर एक जगह चर्चा करेंगे, ये सचमुच प्रसन्नता की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से सबको शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात भी समाप्त करूंगा। कोटिशः धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी शुभकामनाओं और आपके मार्गदर्शन के लिए। एसोसिएशन ऑफ जोग्राफर्स बिहार एंड झारखंड
पीजी डिपार्टमेंट स्नातकोत्तर विभाग ऑफ ज्योग्राफी कॉलेज पटना आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता है। और अब हम आग्रह करते हैं अत्यंत ही मृदुभाषी जिन्होंने पूरे कार्यक्रम यानी इस सम्मेलन कार्यशाला को सजाया और संवारा है। अनेक विद्वान विदुषी अपने कार्यशाला में आपने आमंत्रित किया है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट ज्योग्राफी कॉलेज कन्वीनर संयोजक डॉक्टर प्रोफेसर पूर्णिमा शेखर जी, जोरदार तालियों से